हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, 3 टॉपिक हम लोगों के हो चुके थे ग्रॉसिंग के। अब हम लोग चलते हैं लैब डायग्नोसिस पे। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया। किसी भी जब हम डिजीज की लैब डायग्नोसिस पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, कुछ पॉइंट होते हैं बेसिक से, जो हम हर लैब डायग्नोसिस जो भी पढ़ेंगे जिस भी डिजीज की, उसमें हम लोग ये चीज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले ये हम आपको बताते हैं, कोई भी आप जब भी आप डिजीज के बारे में पढ़िएगा, उसकी लैब डायग्नोसिस पढ़िए, तो उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि डायरिया होता क्या है। ठीक है, कोई भी डिजीज हो, होती क्या है। फिर उसके बाद में टाइप आप कितने प्रकार की हो सकती है। फिर उसके बाद में सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये बीमारी होती है उसके लक्षण क्या है, कारण क्या हो सकते हैं। जब ये चीज आप जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लैब डायग्नोसिस, मतलब लैब डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे हम लोग लैब में क्या परीक्षण करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैब डायग्नोसिस के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल बहुत प्रकार के लिए जाते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन वो दूसरी बात है। ठीक है, और उसके बाद में लैब में जो डायग्नोसिस बनाई जा रही है उसके बिहाफ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे तैयार करते हैं, ये चीज। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ पॉइंट हैं, हर डिजीज के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया। तो पढ़ते हैं डायरिया होता क्या है। डायरिया नाम से ही पता चल रहा है, लिखा हुआ है डाई। डाई और रिया, देखो, डाई का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। तो डाई का मतलब हो गया दो, और रिया का मतलब हो गया बहना। रिया का मतलब हो गया बहना। तो रिया का क्या मतलब हो गया, बहना हो गया। ठीक है, तो अगर जो है स्टूल आपका पास हो रहा हो 3 बार या 3 से अधिक बार, तो उसको बोल देते हैं डायरिया। उसको क्या बोलते हैं, डायरिया। लिखा हुआ है डायरिया इज ए लूज वाटरी स्टूल। पानी जैसा पतला जो है स्टूल को क्या बोला जाता है, डायरिया बोल देते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट। ठीक है, बॉवेल मूवमेंट क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, उसमें ये देखिए फूड है, भोजन है। अब ये धीरे धीरे प्रोसेस होते हुए क्या होता है, डाइजेशन होता है, साथ साथ में उसका क्या होता रहता है, साथ में एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो है बाहर आता है। ठीक है, एसिमिलेशन के बाद में डिफिकेशन होता है। लेकिन क्या हो जाए, जैसे ही आप खाएं और ये तेजी से बाहर आने लगे, ठीक है, ये तेजी से बाहर आने लगे, तो ये क्या है, इंक्रीज इन बावेल मूवमेंट। ठीक है, जब बावेल मूवमेंट तेज हो जाए तो उसी को क्या कह दें, वही क्या हो गया, डायरिया हो गई। इफ यू हैव लूज स्टूल 3 or more टाइम्स इन ए डे, एक दिन में 3 बार आप जा रहे हैं तो क्या है, डायरिया हो गया। डायरिया हमने बताया 2 प्रकार की, एक तो होती है एक्यूट, दूसरी हो सकती है क्रोनिक। क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है क्रोनिक। डिजीज 2 प्रकार की होती है, एक तो एक्यूट टाइप की और एक दूसरी क्रोनिक टाइप की। एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब अभी अभी। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक, परसिस्टेंस, 3 दिन से 4 दिन से। ठीक है, 3 दिन से 4 दिन से आप बराबर जा रहे हैं। ठीक, आप बराबर जा रहे हैं। एक्यूट का मतलब, जैसे अभी बैठे थे 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद आपको क्या होता है, छींक आने लगती है, जुकाम हो जाता है, तो कहते हैं यार अभी तो सही थे, अभी थे जुकाम हो गया। तो ये क्या है, एक्यूट। क्रोनिक क्या है, 5 दिन से लगातार, 3 दिन से लगातार, 2 दिन से लगातार, तो वो क्या है, क्रोनिक। ठीक है, ये चीज हो गई। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। भैया डायरिया जो है कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में भी, बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक, डायरिया 3 बार जा रहे हैं, 4 बार जा रहे हैं, तो क्या हो गया, डायरिया हो गई। ठीक है, ये तो बात हो गई डायरिया होती क्या है। आगे चलिएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ डायरिया, कारण क्या हो सकते हैं डायरिया के। सबसे पहला, बैक्टीरिया फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, आपने रोड साइड से फिंगर, मोमोज, खुला, ये सब खा लिया। अब जरूरी नहीं कि आपने रोड साइड से ही खा लिया, आपने कहीं पे रखा हुआ भोजन, सड़ा हुआ भोजन, हल्का, देखो, मजेदार भोजन वही होता है जो हल्का सा सड़ा हुआ हो, जो रोड के किनारे मिल रहा हो। ठीक है, तो अगर आपने कंटामिनेटेड फूड और वाटर पी लिया,
तो उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी डायरिया हो सकती है, ठीक है। वायरस से भी हो सकता है, जैसे फ्लू हो गया, नोरा वायरस और रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस जो होता है वो कॉमन वायरस होता है, कॉज करता है डायरिया, ठीक है। रोटा वायरस क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया, ठीक है। रोटा वायरस जो होता है मोस्ट कॉमन वायरस होता है, पूछा जा सकता है वन आपका उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद पैरासाइट भी क्या कर सकते हैं, पैरासाइट भी डायरिया कॉज कर सकते हैं। पैरासाइट होते क्या है, पैरासाइट टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाउंड इन द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में पाए जा सकते हैं। अब भैया डायरिया मेडिसिन भी काज कर देती हैं, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा कि जो एंटीबायोटिक होती हैं वो ले लेता है व्यक्ति, तो उसको क्या होता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी सच एज एंटीबायोटिक्स हो गई, कैंसर वाली ड्रग्स हो गई, या फिर एंटासिड हो गई। एंटासिड जिनमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। एंटासिड वो होती हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको, आपने डाइजीन ले लिया, ठीक। तो किसी किसी को सूट कर जाती है, किसी किसी को नहीं, उससे क्या होता है उसको लूज मोशन होने लगता है, तो वो क्या है, मेडिसिन भी कभी कभी क्या कर देती हैं, डायरिया कॉज कर देती हैं। आगे चलिएगा, फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत दिनों तक दूध छोड़ देते हैं, ठीक है। दूध छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन जब साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जैसे ही दूध पीते हैं तो क्या होता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो वही क्या है, वही क्या है, फूड इंटॉलरेंस है। वही क्या है, वही फूड इंटॉलरेंस है। मतलब कि अब उनकी बॉडी जो है इसका डाइजेशन नहीं कर पा रही है। जैसे ही उन्होंने दूध पिया, भागना पड़ा। जैसे ही उन्होंने दूध से बनी हुई मिठाई खा ली, भैया भागना पड़ गया उनको, ठीक है। लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो ये क्या है, उसके कारण है। डायरिया के इतने कारण हो सकते हैं, ये आपने देख लिए, ठीक है। डायरिया के इतने कारण है, ये आपने देख लिए। आगे चलिएगा, बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं जब डायरिया होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो देखो, क्रैम्प हो सकता है या फिर पेन होता है इन एब्डोमेन। पेट में क्रैम्प्स या पेन होने लगे, पेन हो, ठीक है, उस टाइम ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन अर्जेंट नीड टू यूज द बाथरूम। अभी ऐसे क्या होता है, नॉर्मली 2 मिनट बाद चले जाएंगे, अभी भरा हुआ है बाथरूम, भाई 2 मिनट बाद चले जाएंगे। लेकिन अगर डायरिया की कंडीशन है तो आप रोक नहीं पाएंगे, ठीक है, आप रोक नहीं पाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ बावेल कंट्रोल, यही मतलब लिखा हुआ है। अभी क्या है, आपके पास कंट्रोल है कि 2 मिनट रोक लेंगे, 3 मिनट रोक लेंगे, लेकिन जब डायरिया हो जाएगा तो 2 मिनट 3 मिनट आप रोके से रोका नहीं जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। इफ अ वायरस या बैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ योर डायरिया, अगर आपके डायरिया का कारण वायरस और बैक्टीरिया है तो क्या हो सकता है, तो आपको फीवर भी हो सकता है और आपके स्टूल में ब्लड भी आ सकता है। बार बार हम स्टूल की बात कर रहे हैं, शायद आप लोग समझ पा रहे हैं स्टूल क्या होता है। स्टूल वो बैठने वाला स्टूल की बात नहीं हो रही, वहां पर पूप्स की बात हो रही है, गुड मॉर्निंग जाते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है, समझ गए। तो ब्लडी स्टूल कि आपके जो है स्टूल में क्या ब्लड आ सकता है अगर बैक्टीरिया और वायरस आपकी डायरिया का कारण है। आगे चलिएगा, डायरिया कैन कॉज डिहाइड्रेशन। देखो, डायरिया हो गया, आप दिन में 3 बार 4 बार जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। अब जब आपकी बॉडी से बार बार पानी निकल जा रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रेशन। जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में डी लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल। उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। तो वाटर का रिमूवल क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो जब डायरिया होगी तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, सीरियस कब हो जाती है डायरिया, कब सीरियस हो जाएगी, मतलब कि इसका मतलब यह है कि डायरिया जो है सीरियस हो सकती है, घातक हो सकती है। कब हो जाती है, जब 2 दिन से अधिक, आपको जो है 3 से 4 बार, आप 3 दिन से जा रहे हैं, 4 दिन से जा रहे हैं, तो बराबर वाटर लॉस हो रहा है, तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है। पेन स्टार्ट हो जाए एब्डोमेन में बहुत भयंकर, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाए आपके एब्डोमेन में भयंकर, तो ये सीरियस है। फीवर आपका 102 पहुंच जाए तब भी ये सीरियस है। उसके साथ साथ स्टूल कंटेनिंग ब्लड, ठीक है, ब्लड आपके स्टूल में आने लगे, स्टूल दैट आर ब्लैक,
अगर आपका स्टूल ब्लैक आ रहा हो तब भी क्या है, ये कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब कुछ बैक्टीरिया के नाम है, पैरासाइट के नाम है, वायरस के नाम है, याद कर लेंगे, याद क्या सुन लेंगे, कहीं एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम निगेटिव भी होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो डायरिया काज कर सकते हैं, बैसिलस सीरस या स्टेफाइलोकोकस ऑरेस। ठीक है, एरोमोनास हाइड्रोफिलिया। ठीक है, ये कैसा है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, एरोमोनास हाइड्रोफिलिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अब बात करते हैं पैरासाइट की। तो पैरासाइट कौन से हो सकते हैं, पैरासाइट होता है बैलेंटीडियम कोलाई या फिर डाई एंट अमीबा फर्गैलिस। डाई एंट अमीबा फर्गैलिस पैरासाइट जो है डायरिया काज कर सकता है। उसके बाद कुछ यहां पर वायरस लिखे हुए हैं, कुछ यहां पर क्या है, वायरस लिखे हुए हैं। तो वायरस कौन से होते हैं जो डायरिया काज कर सकते हैं, एस्टो वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, कैल्सी वायरस हो सकता है और मोस्ट कॉमन आप लोग जानते हैं रोटा वायरस हो सकता है। ठीक, क्या हुआ, कौन से जो हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, ये क्या कर सकते हैं, डायरिया कौन काज करते हैं, और कौन से ग्राम पॉजिटिव बैसिलस सीरस, ग्राम निगेटिव एरोमोनास हाइड्रोफिलिया, पैरासाइट की बात करें तो बैलेंटीडियम। ठीक है, और उसके बाद वायरस की बात करें एस्टो, कोरोना, रोटा और कैल्सी वायरस। तो ये काज करने वाले बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस जो डायरिया काज करते हैं उनके कुछ नाम हो गए जो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये चीज पढ़ ली, देखो क्या क्या हमने पढ़ लिया, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि किसी भी चीज की अगर लैब डायग्नोसिस पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ लिया कि डायरिया होती क्या है, ये पढ़ लिया टाइप, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, सिम्टम्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने कारण पढ़ लिए। ठीक है, एजेंट भी पढ़ लिए, जो काज करने वाले एजेंट हैं वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक, कौन से कारण हो सकते हैं, एजेंट कौन से हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, ये भी हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, अब हम लैब डायग्नोसिस पर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब हम लोग लैब डायग्नोसिस पर चल रहे हैं। और जहां पर लैब डायग्नोसिस से पहले आप लोगों को ये चीज पता होगी, सैंपल कलेक्शन। भाई अगर आपको देखना है कि डायरिया का कारण क्या है, क्या उसमें पैरासाइट है, क्या उसमें जो है बैक्टीरिया है, क्या उसमें वायरस है, तो पहले आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। और सैंपल कैसे कलेक्ट कर सकते हैं वो उस चीज के बारे में यहां पर जानते हैं। तो सैंपल क्या होगा, सैंपल सबसे पहले तो आपके पास स्टूल आएगा। ठीक है, आपके पास स्टूल आएगा, उसमें आप देखेंगे बैक्टीरिया, वायरस जो भी पता लगाएंगे, या फिर रेक्टल स्वैब आएगा। देखो हमने एक चीज बताई थी, जब हमने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन बताई थी। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट बताए थे, क्या बताए थे, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलन और रेक्टम, ये पार्ट एनस था, ये क्या था, रेक्टम। अब रेक्टल स्वैब जो होता है, स्वैब आपने कोरोना में देखा था कि आपके नोज में डाल के, माउथ में डाल के, वहां से क्या होता है, सैंपल लिया जाता है, स्वैबिंग उसको बोलते हैं, स्वैब बोलते हैं। अब ये रेक्टम में आपके ऐसे डाला जाता है और वहां से ऐसे ऐसे करके सैंपल लिया जाता है, या तो आपके पास रेक्टल स्वैब आएगा या फिर स्टूल आएगा। ठीक है, ये दो चीज आपके पास आ सकती हैं। अब इसमें आपको देखना है कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट क्या प्रेजेंट है। ठीक, ठीक है, ये चीज हमने क्या किया, सैंपल कलेक्शन की बात कर ली। अगर देखो सैंपल 30 मिनट के अंदर, विद इन द 30 मिनट के अंदर आप इसमें देख रहे हैं, जांच लगा रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर आपसे 30 मिनट से ज्यादा हो रहा है, डिले हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, डिले हो रहा है तो इसमें आपको प्रिजर्वेटिव मिलाने होते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको कहीं भेजना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं भेजना है, तो उसके लिए एक मीडिया होता है, उसको बोलते हैं कैरी ब्लेयर मीडिया। ठीक है, कैरी ब्लेयर मीडिया का प्रयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे बताते हैं मेथड ऑफ कलेक्ट स्पेसिमेन, कैसे करते हैं, मेथड क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए। यूज क्लीन एंड स्टराइल कंटेनर, भैया साफ होना चाहिए, स्टराइल कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, और सफिशिएंट साइज का होना चाहिए, मतलब इतना छोटा ही नहीं हो जाए या फिर इतना बड़ा ही ना हो जाए। ठीक है, कि कंटेनर आपके पास इतना छोटा ना हो जाए या फिर इतना बड़ा हो जाए। तो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट साइज होना चाहिए, एक जो साइज होना चाहिए वो। उसके बाद
टाइट फिटिंग होनी चाहिए और लीक प्रूफ होना चाहिए। पता नहीं बाहर निकल जा रहा है, सैंपल आप ले रहे हैं, वो क्या हुआ, टाइट ही नहीं है उसकी ढक्कन, सैंपल आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया, लीक कर गया, क्या होगा, आप जानते हैं क्या होगा, ठीक है। अवॉइड कंटामिनेशन, कंटामिनेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आपके हाथ से कंटामिनेटेड हो जाएगा, आपने उसको खुला छोड़ दिया, तो आप कैसे सही जांच दे पाएंगे, ठीक है। तो कंटामिनेशन को अवॉइड करना है। कलेक्शन फॉर पैरासाइट, अगर आपको पैरासाइट देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेश स्टूल स्पेसिमेन रिकमेंड किया जाता है, आप फ्रेश स्टूल स्पेसिमेन लेंगे। फिर क्या करेंगे, रिकमेंड फॉर द वेट माउंट। देखो पैरासाइट देखना है तो डायरेक्ट आपको जो है माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, और माइक्रोस्कोपी के लिए देखो, माइक्रोस्कोपी तो सबके लिए करनी पड़ेगी, आरबीसी देखने के लिए, डब्ल्यूबीसी देखने के लिए। अगर फ्रेश स्टूल आप ले रहे हैं तो कलेक्शन फॉर पैरासाइट के लिए फ्रेश स्टूल स्पेसिमेन होगी, आपको वेट माउंटिंग करनी पड़ेगी। और वेट माउंटिंग होती क्या है, देखो वेट माउंटिंग ये होती है, ये है आपके पास स्लाइड, ठीक है, उस पे आपने स्टूल रखा और उसको आपने खींच दिया, ठीक, खींच दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद इस पे डालते हैं नॉर्मल सैलाइन, ठीक है। सैलाइन डालने के बाद आप रख देते हैं क्या, सैलाइन डालने के बाद आप इस पे रख देते हैं कवर स्लिप। यही हो गई वेट माउंटिंग, ये क्या हो गई, वेट माउंटिंग हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिजर्वेटिव की हम बात बता रहे थे, तो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है 5 से 10% बफर फार्मेलिन, ठीक है, बफर्ड फार्मेलिन यूज करते हैं, फार्मेलिन यूज करते हैं, और पॉलीविनाइल अल्कोहल का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ, स्पेसिमेन कलेक्ट करते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे कि जो है क्लीन होना चाहिए कंटेनर, स्टराइल होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो है सफिशिएंट साइज का क्या होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए, टाइट फिटिंग होनी चाहिए, लीक ना हो जाए, अवॉइड कंटामिनेशन आपको करना है। पैरासाइट के लिए आपको फ्रेश स्टूल स्पेसिमेन का प्रयोग करना है, वेट माउंटिंग करनी है, और अगर आपको प्रिजर्वेटिव की नीड है आपको उसमें प्रिजर्वेटिव मिला सकते हैं, 5 से 10% बफर फार्मेलिन का प्रयोग कर सकते हैं, और पॉलीविनाइल अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब सैंपल प्रोसेसिंग में आते हैं, अब आपको माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। माइक्रोस्कोपी से पहले आप, ठीक है, क्या देखते हैं, क्या देखेंगे, सबसे पहले आपके कलर देखेंगे कि भैया कैसा आया है, ब्राउन कलर का है, रेड कलर का है, क्ले कलर का है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद पैरासाइट देखते हैं, आपको बाहर ही दिख जाएंगे, जैसे ही आपके पास सैंपल आएगा तभी आप देख सकते हैं कि उसमें पैरासाइट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब जानते हैं, कितना पतला कितना गाढ़ा, ठीक है, वो हो गई कंसिस्टेंसी। प्रेजेंस ऑफ ब्लड, अगर आपको ब्लड दिख रहा है वो भी आप बताएंगे कि हाँ भैया जो स्पेसिमेन आया है, स्टूल आया है, उसमें ब्लड है क्या। उसमें म्यूकस भी देखेंगे कि म्यूकस है, अरे देसी भाषा में म्यूकस का मतलब यही आंव तो नहीं है। पैरासाइट भी देखेंगे कि पैरासाइट दिख रहा है या नहीं, बार बार वही चीज लिख गई, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में ही कलर, पैरासाइट, कंसिस्टेंसी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड और म्यूकस, ये चीज आपने देख ली। फिर उसके बाद होती है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, आरबीसी देखेंगे, पस सेल देखेंगे, ओवा देखेंगे, सिस्ट देखेंगे, और ट्रोफोजाइट देखेंगे। ओवा क्या है, ओवा है एग, किसके, पैरासाइट के, पैरासाइट के एग हैं, ठीक, ओवा देख लेंगे। सिस्ट क्या है, सिस्ट ये है पैरासाइट के ऊपर एक क्या है, ऐसी संरचना होती है हार्ड, जो पैरासाइट को क्या करती है, पैरासाइट को सुरक्षा प्रदान करती है। ये सारी चीजें आप माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, ठीक, माइक्रोस्कोपी करते टाइम ये चीज आप देखेंगे। देखो लैब डायग्नोसिस आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीज आप पढ़ेंगे, सारी चीज का मतलब अब इसके डीप में नहीं जाएंगे कि भैया डब्ल्यूबीसी कैसे देखेंगे, क्या दिख रहे हैं, क्या वहां कॉपी पे आप बना भी नहीं पाएंगे उस चीज को। तो इतनी चीजें आप लिखिए, हेडिंग जो आपकी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज यहाँ पर एक एक सीरियल वाइज से लिखते हुए चले जाइए, और 2-4 चीजें लिखिए, डायग्राम बनाते हुए चलिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने माइक्रोस्कोपी में देख ली। उसके बाद लैब डायग्नोसिस में और भी चीज करते हैं, जैसे डायरिया के लिए और भी टेस्ट करते हैं, साथ में ब्लड टेस्ट करवा लिया। अब कहोगे कि भैया ब्लड टेस्ट क्यों करा लिया, यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर देखा कि हम क्या देख रहे हैं, स्टूल में डब्ल्यूबीसी देख रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट इसलिए कराएंगे, सीबीसी क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन किससे डिटरमाइन होता है, डब्ल्यूबीसी से। वहां पर हम सीवियरिटी देख लेंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी देख लेंगे कितनी बढ़ गई, ठीक है, क्या टीएलसी है क्या डीएलसी है, कितना बढ़ा कितना घटा क्या है, ठीक है। अब स्टूल टेस्ट तो हम जानते हैं, लैब डायग्नोसिस में स्टूल का टेस्ट यहां पर पढ़ ही रहे हैं, ठीक है।
कारण देखेंगे क्या है, कारण का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि पैरासाइट है कि वायरल है, क्या है, ठीक, ये तो करते हैं। उसके साथ साथ डायरिया के लिए हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट भी करते हैं। डायरिया के लिए क्या, जैसे लैक्टोज या फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए, लैक्टोज या फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए तो हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया इंटॉलरेंस क्या होता है। इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे उनको कहते हैं कि उन्होंने दूध वो नहीं पीते हैं, उन्होंने बंद कर दिया था, अब वो पीते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, ठीक। पेट खराब का मतलब जैसे पिया भागना पड़ा उनको, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि उनके जो बॉडी है उनकी, वो इसका डाइजेशन नहीं कर पा रही है। मिल्क में जो प्रोटीन है, मिल्क में जो है, मिल्क का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मिल्क का डाइजेशन नहीं कर पा रही है उनकी बॉडी, यही का इंटॉलरेंस है। और लैक्टोज या फ्रक्टोज शुगर का जो है इंटॉलरेंस अगर हो जाता है तो हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, फूंक मारते हैं और ऐसा जो है कंटेनर होता है, उसमें क्या है, हवा को भर लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन देखी जाती है, ठीक है। आपके कोलन में मेनली क्या होता है, पैरासाइट बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं शुगर को। अगर आपका डाइजेशन सही है, आपका मतलब ये इंटॉलरेंस नहीं है, तो आपकी जो वो होगी, जो आपने यहाँ पर फूंक मारा है, जो आपने ब्रीथ बाहर निकाली है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। लेकिन अगर क्या होगा, इंटॉलरेंस होगी तो हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। तो यही होता है हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। डीप में जितना आपको जानना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद होता है फीकल ऑकलेट ब्लड टेस्ट भी करते हैं। फीकल ऑकलेट ब्लड टेस्ट, ऑकुलेट का मतलब होता है हिडन, मतलब जैसे आपके पास क्या आया, आपके पास सैंपल आया, किसका, आपके पास स्टूल का सैंपल आया, उसमें आपको दिख ही नहीं रहा है कि भैया इसमें वो क्या नाम ब्लड है कि नहीं है। लेकिन फीकल ऑकुलेट ब्लड टेस्ट जब करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल पता चल जाएगा, ठीक है, कि उस स्टूल में ब्लड है कि नहीं है। इसके अलावा और चीज भी करते हैं, क्लोनोस्कोपी भी करते हैं और एब्डोमिनल सीटी भी करते हैं, मतलब सीटी स्कैन भी करते हैं और क्लोनोस्कोपी भी करते हैं। क्लोनोस्कोपी का मतलब देखो, क्लोनोस्कोपी क्या होता है, ये आपका कोलन हो गया, यहां से क्या होता है, यहीं से एक कैमरा आगे लगा होता है, वो आपके कोलन से जो है एंट्री कराते हैं और ऐसे अंदर देखते हुए चले जाते हैं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे कैमरा लगा होता है, ऐसे मॉनिटर पे देखते हुए डॉक्टर चले जाते हैं, यही होता है क्लोनोस्कोपी, ठीक है। तो ये हो गए लैब डायग्नोसिस, ठीक। आगे चलिएगा, अब ये चीज तो हमने पढ़ ली, उसके बाद कल्चर भी तो देखेंगे। कल्चर करवाएंगे बैक्टीरिया का, वायरस का, बैक्टीरिया का कि क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। और कल्चर के लिए जो मीडिया का प्रयोग करते हैं स्टूल के लिए, ब्लड आकार भी करते हैं, मैकोंकी भी करते हैं, डीसीए भी करते हैं और टीसीबीएस भी करते हैं, ठीक है। कौन कौन से करते हैं, अब देखिएगा, ब्लड आकार भी करते हैं, मैकोंकी भी करते हैं, डीसीए भी करते हैं और टीसीबीएस भी करते हैं। तो डीसीए क्या होता है, डेक्सट्रोज सिट्रेट अगार होता है। डीसीए क्या होता है, डेक्सट्रोज सिट्रेट अगार होता है। ये आपकी ब्लड अगार है और ये आपकी क्या है, मैकोंकी अगार है, ठीक है। टीसीबीएस का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। टीसीबीएस का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने कल्चर करने के लिए इन जो है मीडिया का प्रयोग किया है तो आप इस जानते होंगे कि इस पे क्या होता है, इस पे कॉलोनी भी बनती है, इस पे क्या होता है, इस पे कॉलोनी बनती है। तो आप देखिए जो स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस है, ब्लड अगार पे करते हैं, ठीक है। 2 से 4 mm की इसमें डायमीटर की कॉलोनी बनती है, इरेगुलर टाइप की होती है, रेज्ड होती हैं और ओपैक होती हैं। उसके बाद इकोकोलाई किस पे ग्रो होता है, मैकोंकी मीडिया पे करते हैं, कॉलोनी इनकी पिंक होती है। साल्मोनेला के लिए क्या करते हैं, मैकोंकी अगार का भी प्रयोग कर लेते हैं और डीसीए का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई कॉलोनी का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में, ये हो गया, यहां से टॉपिक खत्म। लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया आपका खत्म होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया में डायरिया होता क्या है, टाइप ऑफ डायरिया पढ़ लिया। उसके बाद हमने सिम्टम्स पढ़ लिए, उसके बाद काज पढ़ लिया, उसके बाद एजेंट जो काजेटिव होते हैं वो पढ़ लिए, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है वो भी पढ़ लिया, लैब में कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं डायरिया के लिए वो भी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हमने कल्चर भी पढ़ लिया, किन मीडिया पे कल्चर लगाते हैं वो भी हमने देख लिया। अब इससे ज्यादा लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया में आपके टॉपिक में नहीं है, ठीक है।
अगर आपको पास ये एग्जाम में आ जाता है लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया, यहां पर देखिएगा कितनी स्लाइड है, 15 स्लाइड है, ठीक है, 15 स्लाइड है। आप इसमें से क्या 3 पेज नहीं लिख सकते हैं कॉपी में? 2.5 पेज आप लिख सकते हैं, 3 पेज आप लिख सकते हैं, 15 में से तो 3 पेज तो आपको याद रह सकते हैं। आपने अगर इसको एक बार सुन लिया, 2 बार आपने जो है एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, एक बार अपने मन से लिख लीजिएगा कि लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया होता क्या है। आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर लेते हुए देखते होंगे कि इस लेक्चर के दौरान में एक भी फालतू की बात नहीं है। आप इसको जो है 1.2x पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा रिवीजन के लिए इसको देख सकते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। डेली आप इसको सुनते जाइएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस में, तब तक के लिए थैंक यू।